Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Vectors and Equilibrium, and today's topic is addition of vectors by a rectangular component method. लास्ट टॉपिक्स में हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर डिस्कस किया था और कॉम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर डिस्कस किया था। तो वहाँ पे आप दो कंपोनेंट से एक वेक्टर कंपोज कर रहे थे और या एक वेक्टर से दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर रहे थे। यहाँ आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनको सॉल्व करके ऐड करके कंपोज करके आपने नया वेक्टर बनाना है। तो इसी वजह से आपने यहाँ आपके पास जो यहाँ पे वेक्टर है वो एक से ज्यादा वेक्टर है। तो पहले तो यहाँ पे आपको डायग्राम समझनी पड़ेगी कि डायग्राम कैसे फॉर्म करनी है। डायग्राम समझ में आ गई तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसी है कि आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं 2D के अंदर, सही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ए और बी, और अपने अपने एंगल के साथ θ1 एंड θ2। θ1 इज फॉर ए, θ2 इज फॉर बी। अब हमें इसको सॉल्व करना है ताकि इन दोनों का वेक्टर आ सके। तो मैं सबसे पहले काम ये करूंगा कि बी वेक्टर को ए के ऊपर सॉल्व करके ऐड करके बाय यूजिंग हेड टू टेल मेथड इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो नेक्स्ट जो फिगर आएगी वो कंप्लीट फिगर है, ओके, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूंगा। जस्ट लाइक दिस, मैंने कहा था कंप्लीट फिगर है। तो किया क्या हमने, सबसे पहले हमने किया ये कि वेक्टर ए के ऊपर जो कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है, वेक्टर बी को लाके ऐड कर दिया। सही है, वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर बी को लाके ऐड कर दिया, तो आपने हेड टू टेल मेथड इस्तेमाल किया बेसिकली, ओके। अच्छा, क्योंकि मुझे ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन खास नहीं है, तो इन दोनों को यूज करते हुए मुझे आर को फाइंड आउट करना है। तो पहले जो मेरा काम होगा वो ए और बी के खुद के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना होगा, सही है। यानी मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करूंगा ए एक्स एंड ए वाई, सही है। नॉर्मली हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, लेकिन हमने बात की थी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और हमें ये भी पता है कि हेड टू टेल रूल अप्लाई करना जरूरी होता है। तो हम डायरेक्टली वेक्टर को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही रिजॉल्व कर देंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो ए का एक्स एक्सेस नीचे ए एक्स और ए का वाई एक्सेस ये रहा ए वाई, ओके। इसी तरह से आप बी के वेक्टर को भी रिजॉल्व करेंगे, ओके। और बी के वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो दिस इज बी एक्स एंड दिस इज बी वाई। तो आप देख सकते हैं हमने ए और बी दोनों वेक्टर्स को इसके अपने अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। लेकिन आर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे उसके अपने कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, विच इज आर एक्स एंड आर वाई, विच इज आर एक्स एंड आर वाई। तो आप गौर करें कि यहाँ पे आपके पास ए एक्स और बी एक्स लिखा है और यहाँ ए वाई और बी वाई लिखा है। यानी अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास इनके टोटल वेक्टर यानी इनका सम ऑफ वेक्टर आ जाएगा, विच इज बेसिकली इक्वल टू आर एक्स। यानी मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ए और एक्स कंपोनेंट ऑफ बी को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आर एक्स का वेक्टर आ जाता है, क्योंकि मुझे उसी की रिक्वायरमेंट थी। सेम एज अगर मैं यहाँ पे ए वाई और बी वाई को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आर वाई का वेक्टर आ जाता है। अगेन वो भी मेरी रिक्वायरमेंट में शामिल है, ओके, वो भी मेरी रिक्वायरमेंट में शामिल है कि मुझे आर एक्स आर वाई के जरिए ही आर फॉर्म होकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर एक्स और आर वाई कंपोज होकर आर वेक्टर फॉर्म करेंगे, ओके। सबसे पहले तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर है क्या उसको देखते हैं और फिर इसके आप कंसीडरेशन बनाएंगे। कंसीडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्यूशन, ओके। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर में हम बेसिकली करेंगे क्या कि आप ए और बी जो वेक्टर आपको गिवन है, सही है, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे और उनके जरिए आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आएंगे वो
आर एक्स और आर वाई के फॉर्म में आएंगे, जो कंपोज होकर एक नया रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। ओके, यानी दो वेक्टर के रेजोल्यूशन से एक दो नए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे और उन दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के कॉम्पोजिशन से एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। सही। तो हाउ कुड वी डू दिस, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो वो तरीकेकार है उसके स्टेप्स। सही है, वो स्टेप्स अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेरिवेशन, जिसमें आप बता रहे होते हैं कि आप कोई वेक्टर, कोई वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं। जस्ट लाइक कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। सही है, हमने ए एंड बी लिया। मेक एंगल θ1 एंड θ2, हमें ये भी पता है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Move the vector b parallel to itself, so its initial point lies on the terminal of A। यानी कि आपके पास b को आपने a के ऊपर इस तरह से शिफ्ट करना है कि वो दोनों हेड टू टेल के मुताबिक ऐड हो जाएं। Then the magnitude and direction of resultant vector r can be found with the help of following steps। तो अब जो मैं r फाइंड आउट करूंगा वो कुछ स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो अप करेंगे। तो देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, यानी ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना। कैसे निकाले थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आइए हम इसको एक दफा और गौर से देख लेते हैं। तो ए तो आपके पास ये रहा। ओके, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या निकलेंगे, ए एक्स, ओके, और ए वाई। ये आपके पास इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ओके, इट मींस कि ए आपके पास ए एक्स और ए वाई में ब्रेक होगा। तो रिजॉल्व ए इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई। ओके, और उसके कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए cos θ1, क्योंकि आपके पास x cos के फंक्शन में ब्रेक होता है और a के लिए जो एंगल है वो θ1 है, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन θ1। अगेन y जो है आपके पास साइन के फंक्शन में ओपन होता है और एंगल θ1 ये की वजह से मौजूद है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप सिर्फ i का एक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि x एक्सिस के लिए i इस्तेमाल करते हैं और y एक्सिस के लिए j। तो आप यूनिट वेक्टर लगाकर बताएंगे कि हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ b, अगेन आपको अब b का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना है। तो ये रहा आपके पास वेक्टर b और ये रहे उसके कंपोनेंट्स। तो मैं यहाँ पे वेक्टर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। So resolve b into its rectangular component bx by, और उसके मैग्नीट्यूड को bx cos θ2 के b के साथ एंगल 2 लगा हुआ है, और by b sin θ2 के एंगल 2 है। वेक्टर फॉर्म में अगेन b cos θ2 i के साथ आ जाएगा और b sin θ2 j के साथ आ जाएगा। ये दो स्टेप्स आपके पास इनिशियल स्टेप्स हैं आपके डायग्राम को सॉल्व करने के, आप कह सकते हो डेरिवेशन सॉल्व करने। नाउ अब हमारा काम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के कंपोनेंट्स को रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स को कह सकते हो फॉर्म करना। सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कैसे होगा, तो हमने बात की थी कि आप बी एक्स और ए एक्स यानी कि ए और बी के एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स को ऐड करके निकालेंगे आर का एक्स कंपोनेंट। ओके, जो कि फॉर्म हो रहा है इधर। देख लेते हैं थ्योरेटिकली आप इसको कैसे लिखेंगे। सो आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके, वेक्टर फॉर्म में आर एक्स यानी कि उसको हम मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो आप उसमें से आई अलग अलग कर लेंगे। सारे के सारे एक्स हैं तो हम आई लगा रहे हैं यूनिट वेक्टर। आर एक्स आई इक्वल टू एक्स आई प्लस बी एक्स आई। आई को यहाँ कॉमन ले लीजिएगा और आई से आई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्योर मैग्नीट्यूड आ जाएगी आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स और बी एक्स के बारे में क्या जानते हैं हम, जिसको हमने सॉल्व किया था। इट इज ए एक्स कॉस ए कॉस θ1 एंड बी एक्स इक्वल टू बी कॉस θ2। ये आपके पास इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई, यानी कि आपने आर एक्स की इक्वेशन बना ली। अब हमें क्या करना है, हमें वाई एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट का आंसर निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए आपके पास यहाँ पे dy पहले से मौजूद है,
ए वाई को आप एडजेसेंट इक्वल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेक्टर को शो कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास आर वाई वेक्टर का आंसर आ जाएगा। यानी आर वाई कैसे फॉर्म हो रहा है, बी वाई और ए वाई को मिलके। सो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। सही है, यूनिट वेक्टर अलग करिएगा, जे से अलग हो जाएगा यूनिट वेक्टर, जे इधर कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, एन कैंसिल आउट होने के बाद प्योर मैग्नीट्यूड आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। और ए वाई बी वाई के बारे में हम क्या जानते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा टू, ए साइन थीटा 1 एंड बी साइन थीटा 2। ओके, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन 2। ये 4 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आगे हमें इन्हीं स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफिकेशन करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर फाइंड आउट होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आप गौर करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट आर है वो अपने आर एक्स और आर वाई के साथ राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। और हमने पढ़ा भी था कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर में कि जब भी आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के करते हैं। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए फॉर्म कर देता हूँ। ओके, तो इसमें जो आपके पास पाइथागोरस का हाइपोटेन्यूस है वो ये रहा। सही है, पाइथागोरस का बेस आपके पास ये रहा और पाइथागोरस का परपेंडिकुलर आपके पास ये रहा। सही है भाई, तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो फिगर के अकॉर्डिंग आपके पास hypotenuse is r square, base is rx square and perpendicular is ry square। क्योंकि मुझे r फाइंड आउट करना है नॉट r स्क्वायर, तो आपको अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इट विल बिकम r इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, जो कि हम पहले भी कंपोजिशन में देख चुके हैं। और बेटा आर एक्स आर वाई के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है, जब हमने लास्ट इक्वेशन बनाई थी 2 और 3, 1 और 2 सॉरी। तो आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, और बाकी सारे फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग जो चीजें लगनी है वो लग जाएंगी। तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। नाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, डायरेक्शन का मतलब है आपने एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल का मतलब है थीटा, नॉट थीटा 1 नॉट थीटा 2, थीटा। मतलब आपने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है tan का। सो tan का फंक्शन हमने यहाँ यूज किया था अगेन कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर। tan क्या बराबर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, एंड परपेंडिकुलर इज आर वाई, बेस इज आर एक्स। और क्योंकि मुझे थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास 6 स्टेप इज लास्ट स्टेप, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे आप डिस्कस करते रहेंगे बार बार, और इसको हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये स्टेप्स आप याद रखिएगा। होपफुली आपको बातें समझ में आ गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।